नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द रिम्पाई गुरुकुल में। और आज हम लास्ट दिन का जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे उसका ही कंटिन्यूएशन करेंगे। एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो जैसे कि हमने सेल के बेसिक एक स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, आज हम प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है या क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो सबसे पहले प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स शेयर many similarities such as having a nucleus, cytoplasm and cell membrane। तो ये तीन चीज़ें जो है ये प्लांट एंड एनिमल सेल में कॉमन है। जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही न्यूक्लियस हमको मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म हमको मिल जाएगा और सेल मेम्ब्रेन भी मिल जाएगा। और प्लांट्स और एनिमल सेल्स क्योंकि दोनों ही यूकैरियोटिक है, इसलिए हमको एक यूकैरियोटिक सेल में कैसा न्यूक्लियस मिलता है, विद प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पर हाउएवर प्लांट सेल्स हैव एडिशनल स्ट्रक्चर्स लाइक सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट्स एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो कि आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो एडिशनल स्ट्रक्चर्स है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो मैंने पहले ही कहा था कि ये प्लांट्स के पास एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, बट एनिमल सेल्स में वैक्यूल होता है बट वो छोटा सा होता है। प्लांट्स के पास ज़्यादा बड़ा वैक्यूल होता है। एंड ये सारे जो चीज़ें हैं सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि देखो क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल विच इज़ अ ग्रीन पिगमेंट। इसलिए आपको लीव्स वीव्स जो है वो ग्रीन दिखाई पड़ते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये आपको प्लांट सेल्स में दिखने को मिलेगा। पर एनिमल सेल्स के पास भी कुछ स्ट्रक्चर्स है जो प्लांट सेल्स में नहीं है। वो क्या है? एक स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं सेंट्रियोल्स, जो कि रहता है सेंट्रोजोम में। ये आपको फिर इस प्लांट सेल में दिखने को नहीं मिलेगा। फिर अगर हम देखते हैं अबाउट द एनर्जी प्रोडक्शन, ये तो हो गया कि स्ट्रक्चर्स के बारे में कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्लांट सेल्स में है जो एनिमल सेल्स में नहीं है, और एनिमल सेल्स में है जो प्लांट सेल्स में नहीं है। बट अब एनर्जी के बेसिस में भी कुछ डिफरेंसेस आ जाएगी कि कैसे जो है दोनों ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अनदर की डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स इज हाउ दे ऑब्टेन एनर्जी। तो प्लांट सेल्स are able to photosynthesize using sunlight to produce energy, while animal cells rely on consuming other organisms for energy। इसलिए प्लांट सेल्स मतलब क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि ये पिगमेंट जो है क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये आपके किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। जब मैंने ये लिखा था तब मैंने बताया कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस होता है एक प्रोसेस जिसे प्लांट्स अपने खुद का खाना बनाता है। तो इसीलिए क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, बट एनिमल्स में ये ऐसे तरह की क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, इसलिए वो अपना खुद का खाना खुद मतलब अपने शरीर के अंदर वैसे नहीं बना सकते। उनको प्लांट्स के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है अपने खाने के लिए। तो इसलिए एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट्स में सोर्स कौन सा होगा? सनलाइट ऑब्वियसली, क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस जो है वो है सनलाइट से होता है। तो सनलाइट में आपका एनर्जी मिल जाएगा उसको, और उससे आपका एक मतलब प्रोसेस फिक्स्ड हो जाएगा जिससे आपका प्लांट्स में खाना बन जाएगा। अब ये जो है एनिमल्स जो है ये प्लांट्स जो खाना बना रहे हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करेंगे या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे, बट इनडायरेक्टली वो भी प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। इसलिए ये प्लांट्स जो है ये हो जाएंगे ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ, क्योंकि ये खुद से सेल्फ से अपना खाना बनाते हैं, इसलिए ये प्लांट्स हो जाएंगे ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। एंड हम जो एनिमल्स है वो हो जाएंगे हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि हम इन प्लांट्स के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हम एनिमल्स जो है हम डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो ये हो गया एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं
स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने थोड़ा सा ऑर्गेनल्स के बारे में बता ही दिया है, अब हम थोड़ा सा सेग्रीगेट करेंगे अबाउट द प्लांट सेल ऑर्गेनल्स and the animal cell organelles. So plants and animal cells both contain specialized organelles that perform specific functions. In plant cells, chloroplasts are responsible for photosynthesis. जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल को वो सिक्रीट करता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस होता है. While animal cells do not have this organelle. Another special organelle in plant cell is central vacuole. Central vacuole which is large सेंट्रल वैक्यूल. भाई एनिमल सेल्स में तो वैक्यूल है, ऐसा नहीं है कि वैक्यूल नहीं है, वैक्यूल है पर वो स्मॉल इन साइज है देन द प्लांट सेल्स. अभी हम पिक्चर देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा. विच स्टोर्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि प्लांट्स में वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बहुत ही स्टोर करने पड़ते हैं क्योंकि वो अपना खाना जो है वो खुद बनाता है, तो उनको इन सारे चीज़ों को अपने बॉडी पार्ट्स में जो है प्लांट्स के जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स मतलब प्लांट्स के जो पार्ट्स है उसमें ट्रांसपोर्ट करना होता है. अब आ जाते हैं एनिमल सेल ऑर्गेनल्स में. सो इन एनिमल सेल्स द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी थ्रू सेल्युलर रेस्पिरेशन. एडिशनली एनिमल सेल्स हैव लाइसोसोम्स विच कंटेन एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिंग वेस्ट मटेरियल. सो हमारे एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स होते हैं, ये हमें पता है, जो हमने लास्ट दिन भी पढ़ा था कि लाइसोसोम्स के बारे में, दैट इज कॉल्ड सुइसाइडल बैग्स. वो क्या करते हैं नेचुरली, वो रेस्पॉन्सिबल है एंजाइम सेक्रेट करने में. एंजाइम सेक्रेशन करता है हमारे सेल के अंदर फॉर डाइजेस्टिंग वेस्ट मटेरियल्स. तो जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे उसको डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा वेस्ट मटेरियल हो गया तो उसको तो अक्यूमुलेट हो जाएगा, तो जगह कहाँ मिलेगी, इसलिए अक्यूमुलेशन से बचने के लिए वो वेस्ट मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर लेगा एंजाइम सेक्रेट करके. फिर दी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल. तो और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया, दैट इज सेंट्रोसोम. ये है आपके एनिमल सेल्स में एक्स्ट्रा, और ये हेल्प करता है आपके सेल डिवीजन में. जैसे कि हमारे एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन होता है, तो उसका जो सेल डिवीजन है एक फरो फॉर्मेशन के थ्रू होता है, उसमें हमारा सेंट्रियोल जो है हेल्प करता है. तो इसके फर्दर के बारे में हम जान सकते हैं इन द चैप्टर ऑफ सेल डिवीजन. इसके बाद आते हैं अबाउट द डायग्राम, दैट इज द प्लांट सेल कंपोनेंट्स, और ये है आपका एनिमल सेल कंपोनेंट्स. तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, दैट इज द न्यूक्लियस, ये वाला दिस इज द न्यूक्लियस. और क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, इसलिए इनमें दिस इज द न्यूक्लियोलस ऑल्सो प्रेजेंट हियर. न्यूक्लियोलस विथ मेम्ब्रेन्स, इसमें न्यूक्लियर, ये जो आपको दिख रहा है बाहर ये वाला, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स. अब ये वाला जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ऐसे सिस्टर्न फॉर्मेशन, इसको कहेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ये वाला आपको ऐसे सिस्टर ने उंगलियों जैसी प्रोजेक्शंस दिखेंगी. फिर आपके एकदम न्यूक्लियस के एकदम ऊपर और नीचे ये वाला कंपोनेंट, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं. वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम RER and the other one is the smooth endoplasmic reticulum. उससे पहले और एक जो चीज़ है हम दिखा दें, दिस इज द राइबोसोम. अब मैं बताती हूँ राइबोसोम क्यों मैंने पहले दिखाया, क्योंकि राइबोसोम जो है जब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच होता है, सपोज कर लीजिए कि ये आपका येलो जो स्ट्रक्चर्स मैं बना रही हूँ दैट इज द राइबोसोम. तो अगर ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो गया तो ये हो जाएगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और RER. बट अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं है तो ये आपका हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और SER.
तो राइबोसोम के अटैच होने से क्या कुछ गोल गोल से कंपोनेंट्स अटैच हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रफ हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर कुछ एकदम अटैच नहीं है, प्लेन है वो, तो इसलिए वो प्लेन रहेगा, स्मूथ रहेगा, इसलिए वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर यहाँ पर देखते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें राइबोसोम्स अटैच्ड है, और राइबोसोम्स किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सेक्रीशन, ओके सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प हो जाएगा। और स्मूथ में क्योंकि राइबोसोम नहीं है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करेगा, लिपिड सिंथेसिस में, तो ये जैसे एक ब्रीफ दोनों के बारे में, 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट होता है प्लांट्स और एनिमल सेल्स, कहीं भी ये प्रेजेंट रह सकता है नेचुरली। इसके बाद ये वाला जो कंपोनेंट जो कि प्लांट सेल में यूनिक है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, जिससे आपका एक पिगमेंट हो गया जिसको ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल। यहाँ पर लाइसोसोम, एंड जैसे कि मैंने बताया था ये एकदम सेंट्रलाइज पोजीशन में है, दैट इज अ लार्ज, बहुत बड़ा है, ये हमको दिख रहा है कि बहुत ही बड़ा है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। फिर यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो आपका मैट्रिक्स टाइप का है, यहाँ पर ये सॉरी ये वाला जो है ये एरिया, ये सारा आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्म। एंड एटीपी सिंथेसिस में जो हेल्प करता है ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल इन आवर सेल्स, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगुलर इज माइटोकॉन्ड्रियन, प्लूरल अगर बोलोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये हो गया आपका प्लांट सेल कंपोनेंट्स, मोरलेस हो गया है। अभी आते हैं एनिमल सेल कंपोनेंट्स में। एनिमल सेल कंपोनेंट्स हम खुद अब लेबल करने की कोशिश करते हैं। तो एकदम फर्स्ट में जो फर्स्ट चीज़ हमको ऑब्वियसली एक सेल में नज़र आ रहा है, दैट इज़ द न्यूक्लियस, क्योंकि हमने वहाँ पर भी पहले ये न्यूक्लियस ही किया था, यहाँ पर भी न्यूक्लियस होगा। एंड बोथ आर यूकैरियोटिक, प्लांट्स आर आल्सो यूकैरियोटिक, एनिमल्स आर आल्सो यूकैरियोटिक, तो आपका न्यूक्लियोलस भी रहेगा इसके अंदर। एंड ऑब्वियसली विथ प्रॉपर डबल मेम्ब्रेन, ये जो बाहर है ये डबल मेम्ब्रेन। अब सेम यहाँ पर दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ओके। फिर दिस इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेम मोरलेस ऑर्गेनेल सेम ही है, कुछ जस्ट एक्स्ट्रा करके वो मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स। दिस इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एंड ये वाला जो है एक थोड़ा सा सॉसेज से शेप का है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर अगर बोलोगे तो माइटोकॉन्ड्रियन। यहाँ पर फ्री स्पेस हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। फिर ये जो जैसे डंडे बने होते हैं, यहाँ पर नेचुरली एक थोड़ा सा ऐसे शेप का होता है, ऐसे शेप का यहाँ पर ऐसे बना है, बट ये हो जाएगा सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम जिसमें वो रहता है। एक को अगर कहोगे तो अंदर में जो सेंट्रोजोम के अंदर रहता है दैट इज अ सेंट्रियोल। एंड यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हम बना रहे हैं, दैट इज ऐसे गोल करके, ऑब्वियसली यहाँ पर भी रहेगा गोल करके। यहाँ पर राइबोसोम, सो मोरलेस हमारा एनिमल सेल भी हो गया है, सारे एनिमल सेल्स में ऑर्गेनेल्स भी हो गए। अब नाउ फाइनली लेट अस कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट, जो कि हम ऑलमोस्ट एवरी डे करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, थोड़ा सा रिविजन के लिए। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल फॉर शेप एंड रिजिडिटी ऑफ अ प्लांट सेल। यहाँ पर जो हाईलाइटेड कीवर्ड आपका होना चाहिए दैट इज द प्लांट सेल, क्योंकि एनिमल सेल्स का अलग, प्लांट सेल का अलग। तो ये दिस विल बी ऑब्वियसली प्लांट सेल का आउटर लेयर कौन सा है, सेल वॉल, और उसमें क्या होता है सेल्यूलोज, जो हेल्प करती है रिजिडिटी में।
तो द आंसर इज सेल वॉल. नेक्स्ट, इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल. तो अभी हमने कहा कि एनिमल सेल में जो है, मैं दोनों स्लाइड्स में ही लिखती आ रही हूँ कि एनिमल सेल्स में जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनल जो है रहता है, जो प्लांट सेल्स में नहीं रहता है. दैट इज व्हाट मैंने दोनों स्लाइड्स में ही लिखा है. दिस इज द सेंट्रियोल. तो ये सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में रहता है बट एब्सेंट इन द प्लांट सेल, सो प्रेजेंट इन द एनिमल सेल. सॉरी, हाँ ठीक है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया, बट दिस इज सेंट्रियोल्स. ओके, नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड रीराइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बाय चेंजिंग ओनली द फर्स्ट वर्ड. सो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोज. ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमने अभी कहा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, नॉट सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो दिस आंसर विल बी सेल वॉल. जो प्लांट्स में रहता है सेल्यूलोज, यार प्लांट्स में रहता है, हाँ है ना, एनिमल्स में तो नहीं. सेल्यूलोज प्लांट्स में रहता है, और जो कि सेल वॉल में होता है, और सेल वॉल भी प्लांट्स में ही होता है. तो आंसर हो जाएगा क्या, सेल वॉल. फिर द गोल्गी apparatus helps in the formation of acrosome of sperms. Golgi apparatus helps us in the formation of acrosome in sperms. So ये, sorry, this is not acrosome of sperms, this is acrosome in sperms. Sorry, in sperms नहीं, of sperms. हाँ, तो Golgi apparatus helps in the formation of acrosome of sperms. तो करेक्ट है, क्योंकि Golgi apparatus ही है जो है वही acrosome बनाने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रोजोम के अंदर रहता है, तो ऑब्वियसली ओनली इन एनिमल सेल्स में ही हेल्प करेगा ये. नाउ दिस इज ऑल्सो ट्रू. नाउ कैरोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू वायलेट कलर. नहीं, कैरोटीन जो नाम सुनकर ही बोला कैरोटीन किसके, कैरोट से मिलता जुलता है. कैरोट किस कलर का है, ऑरेंजिश, तो थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज टाइप का कलर देगा, नॉट ब्लू वायलेट. तो दिस इज फॉल्स. ओके, दिस इज फॉल्स. फिर आ जाएगा, एंड इसका आंसर क्या हो गया, दिस इज नॉट ब्लू वायलेट, दिस इज थोड़ा सा ऑरेंजिश रेड. नाउ गोइंग टू प्लांट सेल्स यूजुअली हैव अ सिंगल लार्ज वैक्यूल. ऑब्वियसली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लार्ज सेंट्रल सिंगल वैक्यूल, सो दिस इज ट्रू. नाउ classify the given organism into single cell, few celled and multi celled. सो करते हैं एक एक करके. अच्छा, जो पहले ये बैक्टीरिया तो सिंगल सेल हो जाएगा, ह्यूमंस जो है ऑब्वियसली मल्टी सेल. तो जो जो सिंगल सेल है उसको मार्क करते हैं. बनियान ट्री मल्टी सेल, एमीबाइस सिंगल सेल, एमीबाइस सिंगल सेल, वॉलवॉक्स मेरे ख्याल से मल्टी सेल्ड हो जाएगा. एंड स्पाइरोगायरा इज तो फिलामेंटस है स्पाइरोगायरा, तो वो भी हो जाएगा सिंगल सेल. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द पार्ट ऑफ द सेल कंसर्न विद द फॉलोइंग. ओके, तो दिस इज प्रोटीन सिंथेसिस. ऑब्वियसली राइबोसोम्स, जैसे कि मैंने लास्ट भी कहा, राफ ER में भी राइबोसोम्स जो है जब अटैच हो जाता है तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें होता है क्या, क्रोमोसोम्स, तो इसके लिए वो हेल्प करेगा. फ्रॉम उसमें जीन्स होता है, तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स में हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, उसके अंदर जीन्स होती है, तो वो हेल्प करेगा ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर. इनिशिएशन ऑफ सेल डिविजन सेंट्रियोल. तो जब मैंने कहा था सेंट्रियोल के बारे में तभी मैंने यहाँ पर लिखा था, दैट इज इनिशिएशन ऑफ सेल डिविजन. सेल डिविजन को जो है ये इनिशिएट करता है. इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, तो जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह हो गया, तो उसमें कौन सा वाला हेल्प करता है, दैट इज लाइजोसोम्स. तो मेरे ख्याल से लाइजोसोम्स ही जो है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में हेल्प करेगा. एंड रेगुलेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल कौन करेगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस जो है हेड है, तो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है आपके सेल को.
तो इसलिए आई थिंक रेगुलेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल्स हो जाएगा न्यूक्लियस। ओके, सो अब है कि मैच द फॉलोइंग। तो एक एक करके मैच करना है। तो पहला वाला है न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस क्या फॉर्म्स एंड स्टोर्स आरएनए, क्योंकि जो आपका आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए वो बनता है, तो वो सभी क्या होता है स्टोर होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। तो इसलिए ये हो जाएगा न्यूक्लियोलस। इसका हो जाएगा नंबर 4। फिर क्रोमैटिन फाइबर्स ऑब्वियसली फॉर्म क्रोमोसोम, नाम सुनकर ही पता चल रहा है क्रोमैटिन फाइबर्स, तो वो कंडेंस होकर बन जाएंगे क्रोमोसोम। तो 5 न्यूक्लियस, जैसे कि लास्ट में हमने कहा रेगुलेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल, तो रेगुलेट ऑल सेल्यूलर फंक्शंस, तो इसका तो ये वाला ही हो जाएगा 3। हाँ, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड द सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि थोड़ा सा सपोर्ट करता है पूरे सेल को, जो है वो सपोर्ट करता है, न्यूक्लियस के पास ही रहता है, तो इसलिए इसको कहते हैं सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। एंड फाइनली साइटोप्लाज्म, साइट फॉर अर्लियर स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अर्लियर स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कौन सा स्टेप हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। और हमने क्या पढ़ा है, जो 2 स्टेप्स होता है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म। तो अर्लियर स्टेप्स कहाँ पर हो जाएंगे? इन द साइटोप्लाज्म। सो ये दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने सेल के प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में हमने जाना है। एंड आगे के वीडियो में बाकी हम सेल्स का ही कंटिन्यूएशन करते जा रहे हैं पहले से। सो थैंक यू सो मच।